नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। 4 साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। एबीजी ग्रुप के ही एक दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि बैंकिंग घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं और इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। फिलहाल सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और जल्द ही जांच में दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं। बता दें आपको कि सीबीआई के मुताबिक ये धोखाधड़ी किसी एक बैंक के साथ नहीं बल्कि बैंकों के समूह के साथ की गई है। कुल 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई और पंजाब नेशनल बैंक समेत प्राइवेट बैंक और आईसी बैंक शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि एलआईसी को भी चुना गया। और इतना ही नहीं, इस घोटाले का सबसे पहला खुलासा अगस्त 2020 में हुआ और जब 25 तारीख को ही एसबीआई के एक डिप्टी सीएम ने सीबीआई को लिखित में ही शिकायत की थी। और 28 बैंकों और एलआईसी को चूना लगाने वाली 2 कंपनियां हैं, लेकिन एक ही ग्रुप की हैं और जिसका नाम है एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। सीबीआई के मुताबिक गुजरात के ही सूरत की ये कंपनी पानी के जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत समेत उससे जुड़े दूसरे काम भी करती है। एफआईआर में ही एबीजी ग्रुप के ही मैनेजिंग डायरेक्टर और आरके अग्रवाल के अलावा आपको बता दें कि इसमें डायरेक्टर, दूसरे डायरेक्टर और कई सरकारी अधिकारी के नाम भी दर्ज हैं। इन लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को हड़पने जैसे गंभीर धाराओं के आरोप भी लगे हैं और इसके साथ ही केस भी दर्ज हुआ है। जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उसमें आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा के ही राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा ने भी विवादित बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वैसी है जैसी 1947 से पहले के जिन्ना की थी। असम सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक जिन्ना तक कह डाला। असम के सीएम ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी के अंदर जिन्ना का भूत घुस गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि ये उन्हें भारत केवल गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगता है और मैं देख रहा हूं कि वो पिछले 10 दिनों में क्या कह रहे हैं। और इससे पहले उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के ही पक्ष में प्रचार करते हुए असम के ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रथम रक्षा प्रमुख दिवंगत बिपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान में सेना की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राहुल गांधी ने सबूत मांगा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हो या नहीं। बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सेना के ये कहने पर ही विश्वास करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये भी आलोचना की कि कभी जनरल रावत को ही सड़क का गुंडा कहने वाली कांग्रेस आज उनके कटआउट लगाकर उनके नाम पर वोट मांग रही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ही बनाई जा रही टनल की दीवार के धंसने से 9 मजदूर दब गए, जिसमें से 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया और वहीं 6 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटना पर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताते हुए मजदूरों को सकुशल बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और सीएम ऑफिस पूरी नजर रखे हुए है। दरअसल कटनी जिले के ही सलीमाबाद में ही नर्मदा दाई घाट नहर के ही टनल का कार्य चल रहा था कि टनल की दीवार के अचानक धंसने से 9 मजदूर दब गए और हादसे की सूचना मिलने के बाद ही कटनी जिले के कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद से लगातार बचाव और राहत कार्य जारी है। और इसी बीच जबलपुर के एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई और भोपाल से ही एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई। जानकारी के अनुसार 9 में से 3 मजदूरों को सकुशल बचा लिया गया है, बाकी के 6 मजदूरों को निकालने और राहत कार्य जारी है। और कटनी के कलेक्टर प्रियंका मिश्रा का कहना है कि मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए
भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय भी नजर रखा हुआ है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जबलपुर तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे मजदूरों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश किसी के कहने से हिसाब नहीं चलेगा और इसके साथ ही देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा। देश में एक कानून लागू और उसे सबको मानना होगा। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए गिरिराज सिंह ने शनिवार की शाम को कहा कि जिन्ना के डीएनए वाले और गजवक ए हिंद मन में ही रखने वाले लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित देश का ही माहौल खराब कर दे और पहले सीएए के समय में ही माहौल खराब करने की कोशिश की और अब ये साजिश की जा रही है। भारत सांस्कृतिक धरोहर है और ये अब कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा। सपा के ही एक नेत्री द्वारा हिजाब पर ही उंगली उठाने वालों की उंगली काटे जाने संबंधी बयान पर ही गिरिराज सिंह ने कहा कि वो किसका क्या काट लेंगे, इसका क्या करेंगे, ये समय बताएगा, लेकिन ये देश कानून से चलेगा। एक देश एक कानून यानी कि कॉमन सिविल कोड की अब जरूरत आ गई है। कहा कि विद्यालय का होता है कि कानून होता है और कोई मुसलमान कहे कि हिजाब पहन कर जाऊंगा, कोई कहे नमाज करूंगा, हिंदू कहे हवन करूंगा और दिगंबर जैन कहे कि मैं उसी वेश में आऊंगा, तो क्या ये देश चलेगा? मजाक समझ लिया है और जब तक मोदी है तब देश एक कानून ही रहेगा। बीजेपी निगाहें अब पंजाब पर हैं और जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं और एक तरफ बीजेपी की तैयारी है और दूसरी तरफ किसानों की धमकी, पंजाब में वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने मोदी की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि किसान संगठनों के विरोध के चलते ही पीएम मोदी 5 जनवरी को ही फिरोजपुर में होने वाली रैलियों में नहीं जा पाए थे और रास्ते में ही किसानों ने काफिला रोक दिया था, जिसके बाद वो विवाद बड़ा हो गया। और हालांकि पीएम मोदी 8 फरवरी को पहली वर्चुअल रैली कर चुके हैं और इसके साथ ही इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने एक बार फिर से पीएम मोदी के पंजाब दौरे का विरोध करने का फैसला लिया है। किसान एमएसपी पर भी वादा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी पर कोई कार्रवाई न होने और बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार पीएम की रैली में दिक्कत नहीं आएगी और इस बार ही बीजेपी ने पंजाब में पीएम की 3 रैलियों का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को ही जालंधर में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और 16 फरवरी को दूसरी जनसभा को पठानकोट में और 17 फरवरी को ही अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब की 117 सीटों पर ही बीजेपी इस बार 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है। सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी 15 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी पर ही जिम्मेदारी है और इन 117 सीटों पर ही बीजेपी गठबंधन को जीत दिलाने की और पंजाब में ही वोटिंग 20 फरवरी को होनी है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। दर्जे के लिए ही सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के शीर्ष नेता लगातार पीएम नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं और वही उन्होंने देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दे और अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में ही सीतामढ़ी सांसद और जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि पार्टी के सभी 16 सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च में ही लोकसभा के बजट सत्र के ही दूसरे चरण की शुरुआत होगी। उस समय जेडीयू के सभी 16 लोकसभा सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। बिहार को उसका हक मिले, इसके लिए जेडीयू अपने अभियान को और तेज करेगा और विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही बिहार का तेजी से विकास होगा। बता दें आपको कि बीते दिनों ही जेडीयू के राष्ट्रीय लल्लन सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी लोहिया, जेपी जॉर्ज फर्नांडिस और कपूरी को ही आदर्श मानकर नीतीश कुमार को ही बिहार वासियों को ही अपना परिवार माना और उनकी सेवा की। सामाजिक न्याय के साथ ही विकास का अद्भुत मॉडल भी दिया।
इंडियन प्रीमियर लीग के ही 15वें सीजन की नीलामी जारी है और मेगा ऑक्शन के ही पहले दिन कई खिलाड़ियों की किस्मत बदली है। इस बीच ही विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए भी मुंबई इंडियंस ने ही रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई है और मुंबई के ईशान किशन को ही 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा और इसके साथ ही ईशान किशन आईपीएल के ही इतिहास में नीलामी में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए और इस लिस्ट में ही पहले नंबर पर युवराज सिंह है और वहीं मुंबई में पहली बार नीलामी में किसी खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोली लगाई और पिछले सीजन तक ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा रहे वॉशिंगटन सुंदर को भी सनराइजर्स हैदराबाद ने ही 8.75 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं लंबे अरसे से ही मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले कृणाल पांड्या को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने ही 8.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को भी कोई खरीदार नहीं मिला और उनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था और इसके अलावा मिस्टर आईपीएल के ही नाम से मशहूर सुरेश रैना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सचिव स्मिथ बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शकीब अल हसन को भी दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर को कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि अभी इनके पास एक मौका और है। पिछले कुछ दिनों से देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में खिलती धूप ने लोगों को ठंड से राहत दे दी है, लेकिन तेज हवाएं अब भी चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में शनिवार को आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत की 2 डिग्री कम है और यहाँ आज भी कल की तरह ही मौसम साफ रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक धूप निकलने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी और मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आज आसमान में ही बादल छाए रह सकते हैं और कई क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। लगातार हो रही बर्फबारी से परेशान जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से ही मौसम साफ रहने के कारण दिन के तापमान में उछाल आया है, लेकिन रात में अभी भी ठंड का कहर जारी है और मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर के ही कई जिलों में ही न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से ही नीचे चल रहा है और श्रीनगर केंद्र के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 14 से 15 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही बारिश हो सकती है। हालांकि आगामी दिनों में ही लगभग मौसम साफ रहने के अधिक आसार है। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और वहीं दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि वोटिंग 14 फरवरी को होनी है और इस बीच ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीसरे चरण के लिए रण के लिए तैयारी शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाथरस और काशगंज, एटा और फिरोजाबाद दौरा आज होना है। तीसरे चरण के तहत होने वाले मतदान वाले क्षेत्रों के लिए वो प्रचार करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना होंगे और शाम तक ही काशगंज और एटा, फिरोजाबाद में भी सपा मुखिया चुनावी जनसंपर्क करेंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव देर शाम तक लखनऊ वापस आएंगे। चुनावी प्रचार के बीच अखिलेश यादव इन दिनों खासे व्यस्त हैं और तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, काशगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरिया, कानपुर देहात और कानपुर नगर और जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण की 49 विधानसभा सीटों में ही 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं।